खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी। सलाम जेके, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। आज मार्च की 8 तारीख सन 2025 हफ्ते का दिन है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज सुबह सुबह जब आपके सामने आए हैं तो देश दुनिया की हर उस छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे जो खबरें अभी तक सुर्खियों में बनी हुई है। मशरिक़ी वस्ता से शुरुआत होगी। ट्रंप की नज़रें जहां एक तरफ से मशरिक़ी वस्ता पर लगी हुई है, वहीं पर ईरान के साथ भी ताल्लुकात को क्या वाकई तौर पर बेहतर करना चाहते हैं, इस पर भी एक नज़र होगी। फिर जब जम्मू कश्मीर की खबरों का आगाज़ करेंगे तो आपको बताएंगे कि पुलिस मशक्क़त कर रही है। 2-3 मामला ऐसे पिछले 48 घंटों के दौरान हुए जहां पर पसीना छूट रहा है पुलिस का। क्या कुछ ताज़ा खबर है उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। फिर क्योंकि बजट ऐवान के अंदर कल पेश कर दिया गया है, उस बजट के खदोखाल के पेश नज़र कुछ बातें आपके साथ कुछ तज्जिया करेंगे, क्योंकि हुकूमती इदारे जहां अपनी पीठ थपथपाते हुए ये कह रहे हैं कि बजट प्रो पीपल है, अवाम दोस्त है। हिज़्ब इख्तिलाफ इसे एक जुमला कह रही है। आप क्या कुछ कह रहे हैं उस पर हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक ज़रूर आज पूरे दिन पहुँचेगी। उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और कुछ तलख हक़ाइक़ के साथ कुछ बातें रखने की आपके सामने कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि 10 बजे तक ये प्रोग्राम आप हमारा देखते रहेंगे और 9:45 पर तीनों फोन लाइन्स खुलेंगी जहां पर आप कॉल करेंगे। न सिर्फ कॉल करेंगे मामलात, हालात, वाक़ात को लेकर, बल्कि अपनी आरा ज़रूर जम्मू कश्मीर के मालियाती बजट पर भी रखिएगा, जो बजट कल रियासत के वज़ीर आला की तरफ से सामने रखा गया। तो फिलहाल फटाफट से आते हैं अपने पहले पड़ाव पर और सबसे पहले ज़रा हिस्ट्री ऑफ द डे पर एक नज़र डालते हैं और आपको बताते हैं तारीख के पेजों में रकम तराज होने वाले वाक़ात में से कौन से ऐसे अहम वाक़ात हैं जो आज आसिफ रशीद आपके सामने रख रहे हैं पहले पड़ाव पर हिस्ट्री ऑफ द डे में। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ और उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ेंगे। हफ्ते का दिन है, यानी आज सैटरडे है, साल 2025, मार्च की 8वीं तारीख। 8 मार्च को कई वाक़यात हुए हैं, कई इंसिडेंट्स हैं और आप कह सकते हैं कुछ बड़े वाक़यात जो हुए और उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें मस्बत नताइज भी देती हैं। साल 2020 में आज के दिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कायम हुई। सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी जो साबिक रियासती वज़ीर रहे और एक कारोबारी शख्सियत भी हैं, सरबराह इस पार्टी के मुकर्रर हुए। तो इस तरीके से ये पार्टी आज 5 बरस की हो गई है। श्रीनगर के अंदर जिसका फाउंडेशन 5 बरस कबल रखा गया था, आज यौम तासीस भी पार्टी मना रही है। 1911 में ख़वातीन का आलमी दिन पहली बार मनाया गया। वैसे शुरुआत कहा जाता है कि एक ख़वातीन के आंदोलन के साथ, एक तहरीक के साथ 1908 में ही हो गई थी, लेकिन 1911 में ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया। 1917 में भी ख़वातीन के उन्हें समाजी तौर पर बाख्तियार बनाने के लिए उनके हुकूक पर बात हो, दुनिया भर के अंदर प्रोग्राम हुए। जर्मनी जैसे, ऑस्ट्रिया जैसे या यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में पहली मरतबा 1911 में ये मनाया गया और रूस के अंदर रशियन रेवोल्यूशन लाने वाले व्लादिमीर ने 1917 तक भी आते आते इस दिन को मनाने का, इंटरनेशनल वीमेंस डे की हैसियत से मनाने का ऐलान किया और बाद में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी अनाउंसमेंट की गई। तो आज तकरीबात पूरी दुनिया के अंदर ख़वातीन के हुकूक, उन्हें बाख्तियार बनाने या ख़वातीन के ताल्लुक से आज पूरे दिन बातचीत और डिबेट्स चलेंगी। 1921 में हस्पानवी वज़ीर आज़म एडोर डोटियो एराडियो का पार्लियामेंट की इमारत से बाहर निकलते हुए कत्ल आज के दिन किया गया। आज उनकी बरसी है। 1930 में महात्मा गांधी ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की, डिसओबीडियंस मूवमेंट जिसको आप कहते हैं। 1942 दूसरी जंग अजीम के दौरान जापानी अफवाज ने बर्मा के शहर रंगून पर आज ही के दिन कब्जा किया था। मार्च की 8वीं तारीख थी। 1985 में एक अफसोसनाक वाक़े में लबनान के शहर बैरूत में मस्जिद के करीब कार बम धमाके में 80 अफराद की शहादत हुई। 175 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए इस धमाके में। 8वीं तारीख मार्च की 2014 में कोलालमपुर से बीजिंग जाने वाला मलेशिया एयरलाइंस का तैयारा बोइंग 777 लापता हो गया। 10 बरसों तक तलाश चलती रही, नहीं पता चला। फिर दोबारा से इसके सर्च के लिए कार्रवाइयाँ शुरू हुई, लेकिन आज एक तवील मुद्दत यानी 11 से 12 बरस बीत गए हैं, अभी तक उन 239 नामुसाफिरों का पता चला। न इस जहाज़ का कोई मलबा, कहीं से कोई सबूत, ना कोई ब्लैक बॉक्स, ना कुछ मिल सका। और दुनिया के जो पुरअसरार वाक़यात हैं या पुरअसरार तौर पर लापता होने वाले मुसाफिर तैयारे हैं, उनमें कोलालमपुर से बीजिंग जाने वाला ये मलेशियन एयरलाइंस का तैयारा भी एक है। 2014 में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया।
2020 में कोरोना वायरस की वबा तेजी के साथ फैली 95 ममालिक तक। आज ही के दिन 8 मार्च को ऐलान हुआ कि 95 कंट्रीज पूरी दुनिया के अंदर मुतासिर हुई हैं। कोविड-19 ने दस्तक दी और हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त 2020 में जब ये अनाउंसमेंट हुई थी तो 39 केसेस थे। 1702 में आज ही के दिन मार्च की 8वीं तारीख इंग्लैंड के बादशाह विलियम सोम की मौत के बाद मलिका एन ने बर्तानिया में इक्तदार संभाला। 2024 में पिछले साल थेरेसा मे 2016 से 2019 तक बर्तानिया की प्राइम मिनिस्टर रहीं, वज़ीर आज़म के तौर पर रहीं। उनने इंतखाबी सियासत से रिटायर होने का फैसला साल 2024 में लास्ट ईयर आज के दिन किया, तो 1 बरस उनके रिटायरमेंट का हो गया है। 2001 में इजराइल में शेरून की क़यादत में कौमी इत्तेहाद की हुकूमत ने हल्फ आज के दिन उठाया, नई गवर्नमेंट बनी, जिम्मेदारी आज के दिन संभाली। क़यादत हुकूमत की शेरून कर रहे थे। और 2006 में रूस ने ईरान के मामले पर अपनी तजवीज़ वापस ली, जहां पर पहले तल्ख कलामी भी सरबराहन के दरमियान हुई थी और बाद में ताल्लुकात ख़राब हुए। यहाँ से एक दूसरे के खिलाफ करारदादें लाने तक बात पहुंची, लेकिन 2006 में रूस ने फैसला किया कि तजवीज़ वापस लेकर ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात की तरफ बढ़ा जाए। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में मेजर इवेंट्स थे। आज 8 मार्च है। आज जम्मू कश्मीर का बजट सेशन जो इस वक्त जारी है उसका आज 6ठा दिन है। आगे चलकर उस पर भी बात करेंगे एक एक करके, तारीखी एतबार से इसकी क्या अहमियत है। और दूसरी तरफ आज विमेंस डे के हवाले से और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जिसे मैंने शुरुआत में कहा यौम तासीस है, फाउंडेशन डे है, आज वो स्थापना दिवस मना रही है। तो कार्यक्रम या प्रोग्राम्स दिन भर होते रहेंगे। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। शुरुआत खबरों की होगी। बैनुल-अक़वामी सतह की चंद खबरें और मालूमात अब तक पहुंचे। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद सीधा मशरिक़ वस्ती लिए चलते हैं, जहाँ एक बड़ा मनसूबा तरतीब तो दिया जा रहा था, लेकिन अरब दुनिया की जानिब से यूरोप और अमेरिका को जबरदस्त मज़ाहमत का सामना है। चलिए जनाब, बात जरा मुस्लिम ब्लॉक की करते हैं, क्योंकि खबर यह है कि कल रात देर गए अहम तरीन इजलास हुआ और इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास में कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। और मशरिक़ी वस्ती को लेकर जो ट्रंप का खाका है, उस खाके को किस तरीके से नाकाम किया जाए, उस पॉलिसी को किस तरीके से नज़रअंदाज करके आगे बढ़ा जाए, उस नए प्लान को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए इस्लामी तंजीम के अंदर, इन तमाम मामला पर जो है वो तबादला ख्याल हुआ है। तो बड़ी बात यह कि इस्लामी तंजीम ने अरब ममालिकों, ये जो इस्लामिक ताउन तंजीम है, ने अरब मंसूबे के तहत गज़ा की तामीर नौ की हिमायत का ऐलान कर दिया है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फ़लस्तीन के बेदखली के मंसूबे को मुस्तरद करते हुए अरब मंसूबे के तहत गज़ा की तामीर नौ की हिमायत का ऐलान कर दिया है। जुमे को जिद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का अहम तरीन इजलास मुनक़्क़िद हुआ है और इस इजलास में रुकन ममालिक ने अरब मंसूबे के तहत गज़ा की तामीर नौ की हिमायत का ऐलान कर दिया है। सरबराह OIC का कहना है कि अरब लीग की जानिब से गज़ा की तामीर नौ के मंसूबे की हिमायत करते हुए फ़लस्तीनी अवाम की जबरन नकल मकानी जैसे बयानात को हम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। ये OIC के तंजीम के सरबराह का बड़ा बयान कल जुमे के मौके पर सामने आया है। इस्लामी तंजीम के वज़राए ख़ारजा का इजलास में कई मुल्कों के वज़राए ख़ारजा मौजूद रहे, जिस दौरान तमाम हालात वाक़ात पर तबादला ख्याल किया गया। और फाइनल जो आउटकम था वो ये था कि अरब की तरफ से, यानी सऊदी हुकूमत की तरफ से जो मंसूबा तरतीब दिया गया है, उस मंसूबे के तहत ही काम होगा और हर मुल्क अपने अपने तरीके से ताउन तलब करते हुए फ़लस्तीन के हक़ में एक मुकम्मल रियासत के क़याम को यकीनी बनाने में अपना रोल निभाएगा। ये बड़ा अहम इजलास कल इस्लामी ताउन तंजीम का हुआ है, जिसमें अरब मंसूबे के तहत गज़ा की तामीर नौ की हिमायत का ऐलान कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप के फ़लस्तीन के बेदखली के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल पर मुसलसल अरब ममालिक की नज़र है, इस पर आगे चलकर मज़ीद बात करेंगे। लेकिन वो जो मंसूबा था जिस पर मुतअद्दिद ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा शामिल हुए, अपनी अपनी राय कायम की और मौजूदा सूरत हाल के बीच इस्लामिक ममालिक की इस तंजीम ने एक बार फिर से फैसला किया कि जो भी रिकन्स्ट्रक्ट करना है गज़ा को, वो जिम्मेदारी वो संभालेंगे, ना कि सदर ट्रंप की जिम्मेदारी है और उनके बयान बेहुदा और गैर ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। गज़ा की बात हो रही है तो आपको ये भी बताते चलें कि यमन के हूसी बागियों की जानिब से एक बार फिर से वार्निंग जारी कर दी गई है और हो सकता है कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते दोबारा से जंग जैसी सूरत हाल बने। इजराइल को खबरदार किया गया कि गज़ा की जो नाकाबंदी की गई है वो 4 दिनों के अंदर ख़त्म की जाए। मोहलत दी गई 4 दिनों की इजराइल को
और ऐसा न करने पर हौसी बागियों की जानिब से क्लियर कर दिया गया कि वो दोबारा से अगर तमाम रास्ते खाली नहीं हुए, यरगमालियों की रिहाई नहीं हुई, तो दोबारा हमले शुरू कर देंगे। गजा जंगबंदी के पहले मरहले का इख्ताम गुज़श्ता हफ्ते आप सब जानते हैं हुआ था, जिसके बाद इजराइल ने जंगबंदी में आर्जी तौसी का एकतरफा ऐलान इस शर्त पर किया था कि हमास जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू किए बगैर मजीद यरगमाली रिहा करे। हमास की तरफ से इनकार पर इजराइल ने गजा में खाने पीने समेत हर किस्म के सामान का दाखिला रोक दिया। गजा पट्टी में तमाम इमदादी सामान की तरसील को रुके हुए आज एक हफ्ता बीत चुका है। ताहम अब यमन के हौसियों के रहनुमा अब्दुल मलिक अल हौसी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर इजराइल ने 4 दिन के अंदर गजा में इमदाद का दाखिला न खोला तो वो इजराइल के खिलाफ अपनी बहरी कार्रवाइयां और दोबारा से हमले शुरू कर देगा। हौसी जो मगरबी यमन के बेशतर हिस्से बशमूल दारुल हुकूमत सगा पर काबिज हैं, जिनने गजा जंग के दौरान फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए हमले भी इजराइल पर किए। नवंबर 2023 में इस ग्रुप ने बहीर अल अहमर में 100 से ज्यादा हमले किए, जिनमें तिजारती और फौजी जहाजों को निशाना बनाया गया। इजराइल की तरफ से जब जब मिसाइल दागे गए उनके जवाब दिए गए और हौसियों ने इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद की सूरत में अपने हमले महदूद करने का ऐलान किया था, लेकिन दोबारा जंग छिड़ने के इम्कानात जाहिर हो रहे हैं क्योंकि मुतअद्दिद ऐसी तंजीमें हैं जिनने फैसला किया है कि अगर गजा के अंदर इमदाद जो रोक दी गई है, अंदर जाने का फैसला ना हुआ, छोड़ा ना गया, तो दोबारा से सूरत हाल खराब हो सकती है। यहां से आगे बढ़ेंगे, बात अब जरा करेंगे ईरान और अमेरिका की, क्योंकि ताल्लुकात दोनों के बेहतर हों ये कयास आराइयां तो लगाई जा रही थी कि शायद सदर ट्रंप कोई पेशरफ्त कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों जैसी सूरत हाल है और एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है जिससे इस बात का इशारा मिल रहा है कि बराह रास्त ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हों, ये फिलहाल मुमकिन नहीं है। जौहरी माहदे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि ईरान के साथ तबादला ख्याल किया जाएगा और एक तहरीरी ख़त ईरानी सदर और ईरानी हुकूमत को लिख दिया गया है, जो वाइट हाउस के कुछ ज़राए से खबरें सामने आई थी। ताहम खबर की तस्दीक कल रात देर गई इस तरीके से हुई कि जौहरी माहदे पर बातचीत के लिए डोनाल्ड ट्रंप का ख़त मौसूल अभी तक नहीं हुआ है और अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। ईरान ने अपनी पॉलिसी को साफ कर दिया है। गैर मुल्की खबरसां इदारों के मुताबिक जुमे को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो ईरान के साथ जौहरी मुआहिदे के हवाले से मुज़ाकरात करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने ईरानी क़ियादत को खत लिखा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि ट्रंप ने खत में ईरानी क़ियादत से कहा है कि उन्हें अमेरिका से मुज़ाकरात करनी चाहिए क्योंकि ये ईरान के लिए बेहतर होगा। ताहम ईरान ने जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के किसी ख़त के मौसूल होने से तरदीद की है, कहा कि कोई ख़त ही नहीं मिला है। और मुख्तलिफ खबरसां इदारों के मुताबिक ईरान के सफारत खाने के तर्जुमान ने भी रद्दमल देते हुए कहा कि उन्हें अभी तक ऐसा कोई भी ख़त डोनाल्ड ट्रंप या डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया से मौसूल नहीं हुआ है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का ख़त पहुँचने के ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के दफ्तर की जानिब से भी कोई भी तस्दीक नहीं हो पाई है, यानी न तो हुकूमत को मिली है और ना ही रूहानी पेशवा को यह ख़त अभी तक मिला है। लेकिन कल याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे वो खोलना चाहते हैं, जौहरी मामलात पर वो बातचीत करना चाहते हैं और इस ज़मन में ख़त लिखा गया है, लेकिन ख़त गया कहाँ, एक बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा सईद अब्बासी का मानना है कि जब तक ईरान पर अमेरिका की सख्त पाबंदियां बरकरार है तब तक ईरान अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात में किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा। यानी ईरान ने शर्त अव्वल ये रख दी कि मुज़ाकरात अगर आप चाहते हैं तो जो पाबंदियां ईरान पर लगाई गई हैं उन पाबंदियों में नरमी लाई जाए ताकि हमें लगे कि आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कुछ करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि पहले खत गया कहाँ, अगर खत आज मौसूल होता है तो इसके बाद ईरान का ऑफिशियल स्टैंड तो वज़ीर ख़ारजा की तरफ से आया ही है, लेकिन अमेरिका क्या कोई नरमी करेगा, एक बड़ा सवाल होगा। और जौहरी मुआहिदे पर अमेरिका और ईरान के बीच आने वाले दिनों में एक नई बहस का आगाज हो सकता है। वो कल उस वक्त सामने आया जब ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया कि खत लिखा और खत अभी तक ईरानी हुकूमत को नहीं मिला है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात अब जरा करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों की। और आप सब जानते हैं इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये रही है कि ऐसे मामलात को तरजीह बुनियादों पर रखा जाए जो सियासत के अलावा समाज से या मुआशरे से जुड़े हैं, और कुछ ऐसी खबरें हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं
और कुछ ऐसी ही खबरें जम्मू कश्मीर के 3 मुख्तलिफ अजला से गुज़श्ता कुछ दिनों के दौरान मौसूल हुई हैं। ताज़ा तरीन इतलात जो मौसूल हो रही हैं उस पर शुरुआत ज़रा हम कठुआ से करते हैं, जम्मू सूबे में, जहां पर 3 नौजवान लापता हुए हैं। गुज़श्ता दिनों ये मामला ऐवान के अंदर भी उठा, कल फिर इस पर बहस करने की कोशिश हुई, लेकिन चूंकि कल बजट पेश हो रहा था और इन सब के दरमियान ये मामला हुकूमत और अथॉरिटीज के नोटिस में भी लाया गया है। 2 नौजवानों के कत्ल और उनकी लाशें बरामद होने के बाद इस तरह के मामलात पर ज्यादा तशवीश का इजहार किए जाने लगा और कठुआ के बिलावर में 3 शहरियों के लापता होने के बाद मुतअद्दिद इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुलिस के साथ मिलकर तलाशी कार्रवाइयां शुरू की हैं और बिलावर के लोहाई मल्हाड़ गांव से ये 3 शहरी जो लापता हुए हैं, इनमें एक वरुण सिंह है, इसके अलावा इतलात के मुताबिक योगेश सिंह जो लापता हुए हैं, वरुण सिंह वलचमेल सिंह। इन तीनों शहरियों के मुतालिक अब तक जो जानकारी मिल रही है, गुज़श्ता कई दिनों से तलाशी कार्रवाइयां चलाने के बावजूद भी कोई ऐसा सबूत इंतजामिया को नहीं मिला है कि ये कहां गए हैं। 35 साल के इतलात के मुताबिक योगेश सिंह और बाकी इनके 2 साथी, दर्शन सिंह जिनका ताल्लुक डिहोट गांव से है, तकरीबन 40 साल इनकी उम्र, वरुण सिंह ये भी डिहोट से हैं, बिलावर से ही इनका ताल्लुक, तकरीबन 14 साल इनकी उम्र। कहा जाता है कि एक शादी में गए और अब वापसी में हुआ या जाते वक्त हुआ ये कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जिस रास्ते से जाते हुए इनको शादी तक पहुंचना था उसी रास्ते से अचानक गायब होने की खबरें मौसूल होती हैं और ये मामला परसों रुकने असेंबली बनी की जानिब से ऐवान के अंदर भी उठाया गया था। आज सुबह तक, अभी जो 9 बजे तक की जानकारी है कि तलाशी कार्रवाइयां मुख्तलिफ इलाकों में चल रही हैं, लोई मलाड़ और आसपास के जंगलात में, और उस रास्ते पर जिस रास्ते से नौजवान निकले थे या 3 शहरी निकले थे, वरुण सिंह, इसके अलावा योगेश सिंह और उनके तीसरे साथी दर्शन सिंह, अभी 9 बजे तक कोई इतला या कोई सबूत उनके मुतालिक नहीं मिला। अच्छा जी, इस पूरे इलाके के अंदर सिक्योरिटी एजेंसियां रात को भी गश्त कर रही है, दिन में भी गश्त कर रही है और अभी तक कोई भी टेरर एंगल की कोई बात इसमें नहीं लग रही है कि कोई इंतहा पसंद या दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए कोई मामला इस यहाँ पर हुआ हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये लोग चले कहाँ गए। सीधे अपने नुमाइंदे रंजी मेहता के पास चलेंगे जो मजीद डिटेल्स के साथ हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और ये वो जंगलात की तस्वीरें हैं जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, खासतौर से कठुआ पुलिस ने फौज के साथ मिलकर गुज़श्ता 4 रोज से मुसलसल ऑपरेशन चल रहे हैं। इसकी कंफर्मेशन बार बार हो रही है। अब इतलात ये हैं कि जहां पॉसिबल है वहां पर बीडीसीज की भी मदद ली जा रही है, जहां पर मुमकिन है वहां पर आम शहरियों से भी मदद ली जा रही है। 3 शहरियों की ये तस्वीरें, एक 14 साल का बच्चा है और बाकी 2 बड़े जो इनके साथ इस इलाके से जब निकले तो वापस नहीं आए। साथ साथ ये भी खबरें हैं कि अगर मुश्तबे अफराद की कहीं नकलो हमल थी कठुआ के अंदर, माजी करीब में चूंकि 1-2 ऐसे हमले भी हुए, ऐसे वाक़यात हुए जहां पर डर तो इस बात का है कि शायद हो सकता है कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसको टेरर रिलेटेड इंसिडेंट बाद में करा दिया जाए, लेकिन अभी इस तरह की कोई कंफर्मेशन पुलिस या फौज या सिविल अथॉरिटीज की जानिब से नहीं की गई है। इसका फोन नहीं लग रहा। और इसके अलावा ये भी खबर है कि घर वालों से भी तमाम तरह की जो मुमकिना तौर पर जो जानकारी जुटाई जा सकती थी, जो भी रंजीत मेहता हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीत, जरा अपडेट करें, ये जो मामला है जहां पर इतलात ये है कि 3 सिविलियंस जिनमें एक बच्चा भी है, ये मिसिंग है और पिछले कई दिनों से ये मिसिंग है। मामला जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर भी आया, डायरेक्शंस भी चली गई थी, लेकिन खबर यह है कि सिक्योरिटी एजेंसियां काफ़ी अलर्ट है इस पूरे मामले में। दिन में भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है, रात को भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या कोई डिटेल्स आई हैं कि आखिर कहाँ पर है ये, कोई अता पता है इन सब लोगों का? देखिए गौहर, मैं बताऊं कि ये लोग जो थे, एक बारात जो गांव मलाड से शाम को निकली थी मल्हार के सुरंग गांव के लिए, और वहां पर ये करीब रात में करीब 35 लोग शामिल थे और पैदल, पूरा ही पैदल रास्ता था। और करीब रात को करीब 8 बजे के करीब जैसे ही ये एक हाई स्कूल है रास्ते में, वहां पर पहुंचे। कुछ लोग आगे चल रहे थे, कुछ लोग पीछे चल रहे थे। तो अंधेरा हो चुका था, टार्चे हाथ में लिए हुए थे, कुछ लोग आगे चल रहे थे, कई लोग रास्ता भटक भी रहे थे और बीच में एक दूसरे को ढूंढकर चल रहे थे। लेकिन उसी दौरान 3 लोग जो थे, जिनमें जोगेश और उसका
बांजा, वरुण और दर्शन सिंह जो है, ये 3 लोग जो थे ये एक साथ चल रहे थे और ये कहीं भटक गए हैं या रास्ता खो गए। लेकिन रात 11 बजे जब गांव जहां बारात पहुंचनी थी वहां पर पहुंची और वहां पर जब गिनती हुई जो पता चला ये 3 लोग मिसिंग थे। उसके बाद उन्होंने इनको जंगल में ढूंढा, पूरी रात जंगल में ढूंढा। कुछ देर के लिए फोन तो इनका पहले ऑन था, उसके बाद स्विच ऑफ हो गया, जिसके बाद इनका कोई अता पता नहीं चला और सुबह मल्हार थाने में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा वहां पे मैसिव जो एक सर्च ऑपरेशन, जॉइंट सर्च ऑपरेशन अच्छा, ये जो मिसिंग 3 लोग हुए हैं बारात में से, अचानक से बीच में 3 लोग मिसिंग हुए, क्या ये एंटायरली जंगल का एरिया है? जब ये चल रहे थे बारात के साथ, क्या ये पूरा जंगल का एरिया, और ये इनके आगे पीछे कोई और भी था या सिर्फ ये एंड पे 3 लोग थे जो मिसिंग हुए हैं? नहीं, ये इनके साथ करीब 35 लोग थे, दूल्हे समेत 35 लोग थे। जो मिसिंग हुआ उसमें एक दूल्हे का भाई भी है, एक उसका भांजा और एक दर्शन सिंह जो उनके 2 रिश्तेदार हैं। क्योंकि वहां पर 35 लोग इस बारात में शामिल थे और इनको पहुंचना था सुरंग गांव, जो मल्हार का गांव है, वहां पर रात 11 बजे वहां पर पहुंच गए। और उसके बाद जब देखा कुछ लोग पीछे आ रहे थे, कुछ लोग पहले पहुंच गए थे, तो जब वहां पर जाकर रात को 11 बजे इन्होंने गिनती की तो पता चला कि 3 लोग मिसिंग हैं। उसके बाद फिर इन्होंने थाने में रिपोर्ट कराई और उसके बाद सुबह जो है लगातार सर्च ऑपरेशन इसे पूरे इलाके में है। जहां पर मैं बताऊं कि पहले भी काफी लोगों को शक है कहीं आतंकियों ने इन्हें किडनैप ना कर लिया हो, लेकिन काफी वारदातें जहां पे इस इलाके में हुई हैं। और मैं बताऊं कि 15 फरवरी को भी बाथर में 2 शव ग्रामीणों के मिले थे जो को गांव के रहने वाले थे और सब्जी लेने गए थे, और फिर करीब 15 किलोमीटर दूरी पर उनके सुबह शव मिले थे। तो उस समय भी लोगों ने शक, जिनकी गला घोटकर हत्या की गई थी, लोगों ने शक जताया था शायद आतंकियों ने इनको मार दिया हो। उसके बाद से अभी तक उनका भी हत्या के सुराग का कोई अता पता नहीं चल पड़ा है। जुलाई में बदनौता में हमले के बाद सेना के 5 जवानों के काफिले पर जो हमला हुआ था, 5 जवानों की मौत हुई थी। उसके बाद से वहां भी आतंकी काफी सक्रिय रहे हैं। बटोड़ी इलाके में भी आतंकियों ने रात के समय सेना के कैंप पर हमला किया था। तो इस इलाके की बात करो तो पिछले 1 साल से लगातार ये इलाका सुर्खियों में है और वहां पर आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। 3 दिन पहले ही बटोड़ी के इलाके में, को के इलाके में, जहां से 2 आदमियों के शव मिले थे, वहां पर भी 3 संदिग्ध लोगों को देखा था, जिसके बाद भी एक बड़ा व्यापक सर्च ऑपरेशन जो चलाया गया था। तो लगातार इस इलाके की बात करूं तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आतंकवाद से ग्रस्त ये इलाका है, लेकिन पुलिस इसको आतंकी एंगल के साथ जोड़कर अभी तक नहीं देख पा रही है और ना ही पुलिस की तरफ से कोई बयान या आधिकारिक इसके लिए जारी किया गया है। जी गौर, चलिए बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें, दिन में दोबारा आपके पास लौटेंगे अपडेट्स के लिए। रंजीव मेहता बता रहे थे कि क्या कुछ सिचुएशन है, बारात में लोग जा रहे थे, अचानक से 3 ये नौजवान गायब हुए हैं, अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर है, ताहम टेरर एंगल को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन सबकी नज़रें पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर है कि आखिर कब तक ये फाइनल होकर सामने आ सकता है। ये तो थी एक बात जो हमने जम्मू सूबे से हमने आपके सामने रख दी, लेकिन काजीगुंड से भी खबरें हैं कि नौजवान के गायब होने की इतलात है और गायब होने के फौरन बाद जम्मू कश्मीर से जो ताल्लुक़ रखते हैं, सूबा कश्मीर से मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने इस मामले को लेफ्टिनेंट गवर्नर की नोटिस में भी उठाया है। मामला काजीगुंड के नौजवानों का है जो लापता हुए हैं और यहाँ पर खबर यह है कि 3 नौजवान काजीगुंड में लापता हुए हैं। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को तहरीरी खत लिखा है और इस वाक़े की फास्ट ट्रैक बुनियादों पर तहकीकात और 3 लोगों की बाजियाबी की मांग भी की है पुलिस की तरफ से। अगर यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन शुरू किया गया है, तमाम बड़ी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर असेंबली मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग रजौरी मियां अल्ताफ अहमद ने जुमे के रोज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एक ख़त लिखा है और उसके बाद एक बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने इस बात की मांग की कि तीनों नौजवानों का ताल्लुक काजीगुंड इलाके से है, साउथ कश्मीर से है और इन तीनों लोगों के बारे में फास्ट ट्रैक बुनियादों पर इन्वेस्टिगेशन हो कि आखिर ये कहाँ गए हैं, ये डिसअपियर किस तरीके से होंगे, ये लापता कैसे हो गए हैं। और इन तीनों के बारे में कहा जा रहा है कि रियाज अहमद, शौकत अहमद जिनका ताल्लुक पांजन इलाके से है, काजीगुंड
काजीकुंड से है और मुख्तार अहमद जो लांबड़ काजीकुंड इलाके अनंतनाग ज़िले का है। तो इन तीनों लोगों की मिसिंग की रिपोर्ट ऑलरेडी पुलिस के पास भी है, लेकिन 13 फरवरी के बाद इनका कोई भी अता पता नहीं है, जिसके बाद पुलिस अपने तरीके से तहकीकात करी है। लेकिन मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भी बता दिया गया है कि इस पूरे मामले में पुलिस को जरा मुतहरिक करें। अब्दुल हमीद हमारे नुमाइंदा कुलगाम इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हमीद, 3 नौजवानों की पुरअसरार लापतगी के हवाले से खबर तो आई थी, लेकिन अब ये मामला इसलिए तूल पकड़ रहा है क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट की तरफ से खत लिखा गया है। पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्या कहीं पर अता पता लगा ये 3 नौजवान कहाँ पर है, कौन थे ये, कैसे लापता हुए? अभी तक तो पूरी तरह से पुलिस इसमें किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही नहीं कर रही, मगर 13 फरवरी को ये तीनों मिसिंग होते हैं, घर से निकलते हैं। उसमें बान में इनके एक रिश्तेदार की वहाँ पे शादी है, वो शादी अटेंड करने के लिए ये तीनों नौजवान निकले थे चंदन पाजन से, जो कि नेशनल हाईवे के करीब ही वहाँ पे वो खाना बदोश है वहाँ पे रह रहे थे। वहाँ से निकले, अभी तक उनको कोई भी अता पता इनका नहीं मिला। फैमिली कंप्लीटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर एक जगह पे उन्होंने दस्तक दी है, मगर अभी तक पूरी तरह से इन 3 नौजवानों को बाजियाब करने में पुलिस किसी भी तरीके से कामयाब नहीं हुई है। और जो उनके लवाकिन है वो पूरी तरह से परेशान है कि हमारे नौजवान जो यहाँ से निकले हैं और उसमें जी बान में उन्होंने एक शादी अटेंड करनी थी, वहां नहीं पहुंचे हैं, कहाँ गए हैं अभी तक पूरी तरह से कोई भी लबकुशाई इस जीवन में पुलिस ने नहीं की है और ना ही इनको बाजियाब करने में कोई भी कामयाबी। अच्छा, जो इनके वालिदैन हैं, जो इनके अपने फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से क्या कोई बयान दिया गया, क्या राब्ता हुआ उनके साथ, फोन मोबाइल कोई था इनके साथ, कब तक वो राब्ते में रहे और कब ये डिसअपीयर हो गए? जहाँ से वो निकले हैं चंदन पांडे से, वहां से लेकर 3 किलोमीटर तक उनका जो मोबाइल है वहां तक उनको बताया जा रहा है कि वहां तक उनके साथ पूरी तरह से वो राब्ते में थे। उसके बाद उनके मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो जाते हैं वहां पे, और उसके बाद वो काफी तलाश करते हैं, मगर अभी तक पूरी तरह से उनको कोई भी इनका अता पता नहीं मिल रहा है। वो पूरी तरह से फैमिलीज जो है वो पूरी तरह परेशान है, क्योंकि इनके बाल बच्चे भी हैं, इनमें से एक वो कुंवारा है, मगर जो मुख्तार अहमद है उसके 2 बेटे हैं जो पूरी तरह से मासूम है और वो भी बारबला कर रहे हैं। उसकी बीवी का रो के बड़ा ही हाल है, और जो उसकी माँ है वो कह रही है कि मेरा एक ही सहारा था, मैं बीमार हूँ, मेरा एक ही सहारा है, जो वहाँ पे मजदूरी करके कमा रहा था और मुझे दवाई लाता था। अब मेरे पास कोई भी जरिया नहीं है दवाई लाने का, और हम पूरी तरह से टूट चुके हैं। सारे रिश्तेदार जो उनके हैं वो कुलगाम डीसी ऑफिस में भी आ गए, वहाँ पे भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मगर अभी तक कोई भी उनकी नौजवानों की बाजियाबी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अब्दुल हमीद ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल तीनों नौजवानों के बारे में कोई भी पता नहीं है। ताहम मियां अल्ताफ अहमद मेंबर पार्लियामेंट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एक तहरीरी खत लिखा है, जिसमें इन तीनों नौजवानों की बाजियाबी के हवाले से दरख्वास्त भी की गई है, और पुलिस का मानना है कि यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है चल रहा है। 13 फरवरी से मुसलसल ये तीनों नौजवान इस वक्त लापता है। नौजवानों की बात चल रही है तो नौजवान बहुत जल्द शिकंजे में भी आते हैं, यानी किसी न किसी तरीके से वो फ्रॉड के दायरे में भी आते हैं। और एक और नौजवान इसी की भेंट चढ़ा है और म्यांमार में इस वक्त फंस चुका है। ये खबर रखने का सिर्फ एक मकसद है, एक कि हुकूमती इदारे थोड़े से मुतहरिक हो नौजवान को वापस लाने के हवाले से, और दूसरा अगर आप भी बैरून रियासत और बैरून मुल्क नौकरी करने के लिए जा रहे हैं तो 100 बार पहले सोचिएगा कि क्या सही तरीके से आप जा रहे हैं या तरीका कोई ऐसा है कि आप बाद में फंस कर रुक जाते हैं वहाँ पर। जम्मू कश्मीर का नौजवान, वादी कश्मीर से इसका ताल्लुक, और नौकरी की गर्ज से बुलाया तो गया लेकिन वापसी की कोई राह नजर नहीं आती। सफा कदल श्रीनगर से इस नौजवान का ताल्लुक, और इतलात के मुताबिक 28 साल इस नौजवान की उम्र है। नाम फैजान रसूल, वालिद इसकी तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर भी है। कहा जाता है कि इसको जो पिछले मुद्दत से हमने जम्मू कश्मीर में नौकरियों का झांसा देकर मुख्तलिफ ममालिक में ले जाने का एक सिलसिला हमने जो देखा है, उसी दायरे में इसको भी लाया गया, वहाँ पर इसको भी फंसाया गया और कहा गया कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये उनके साथ जाए। और इतलात के मुताबिक अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुआ या कुछ और मसला है, उस पर पुलिस खुलकर बताएगी, लेकिन ये कम से कम कंफर्म कर दिया गया है कि यहाँ से म्यांमार जॉब के लिए गया, नौकरी के लिए गया,
लेकिन बाद में पता जब चला जाना थाईलैंड था, इसके जाना इसको थाईलैंड, इसके दोस्त ने कहा था कि चलिए आपको थाईलैंड लिए चलते हैं, वहां पर आपकी रोजगार के कुछ मौके ढूंढते हैं। लेकिन थाईलैंड के बजाय पहुंचा या म्यांमार, और म्यांमार जब पहुंचा तो वहां चढ़ा किसी और के हाथ में, और अब तावान मांगा जा रहा है इस घर से, और तावान भी बहुत ज्यादा मांगा जा रहा है। शायद इस घर की उतनी हैसियत ही नहीं है कि 4.5-5 लाख रुपए ये तावान दे और बेटे को वहां से छुड़ा ले पाए। और बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये रैकेट्स किस तरीके से चल रहे हैं और किस तरीके से नौजवान आज जब टेक्निकल दौर है, तमाम चीजें हमारे सामने, उसके बावजूद भी शॉर्टकट के जरिए से जो ये पैसा कमाने या सही से नौकरी बैरून मुल्क बैरून रियासत जाकर नौकरियां करने का जो सिलसिला चला है, ये अच्छी बात है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम सही जांच पड़ताल करके आगे बढ़े, वरना इसी तरीके की सूरत हाल होगी कि वालिदैन एक तरफ से परेशान, बेटे के बारे में कोई अता पता नहीं, और खबर ये कि 4.5 लाख रुपया अब तावान भी मांगा जा रहा है। मामला सफा कदल श्रीनगर का है, और उम्मीद है कि मेंबर असम्बली जो है मुबारक अहमद गुल, जिनका ये हल्का इंतखाब है, वो ज़रूर इस मामले की ओर देखेंगे, क्योंकि इतलात और ख़बरों के मुताबिक इंतहाई गरीब घर है ये। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि फैज़ान के वालिद गुलाम रसूल भट्ट साहब इस वक्त कस्म पुरसी की सूरत हाल में है, और हुकूमती इदारों से लेकर तमाम लोगों से अपील करें कि उसके बेटे को वापस लाने में उनकी मदद की अच्छा, जाए। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा रूस यूक्रेन जंग में भी इसी तरीके से रोजगार के नाम पर नौजवानों को फंसाया गया। बाद में पता चला कि कुपवाड़ा का नौजवान, बाद में पता चला कि लोलाब का एक नौजवान, बाद में पता चला त्राल साउथ कश्मीर का एक नौजवान जो रूस की आर्मी में ज़बरदस्ती भर्ती किए गए, और उसके बाद रूस की सरहदों पर लड़ने के लिए उनको छोड़ दिया गया। तो वैसी सूरत हाल दोबारा बनती हुई कुछ एक हिस्सों में दिखाई दी। जब नौजवान इस तरीके से फंस रहे हैं तो ज़रा सोच समझ कर, जो खास तौर से जॉब लेटर्स जिनके पास आती हैं, जिनको ऑफर किया जाता है और ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशंस फॉर्म भरकर इस तरह का काम करते हैं, सख्त एहतियात बरतने की जरूरत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। 9:10 हो गए हैं। ब्रेक के उस पार बजट की भी बात होगी, लेकिन साथ साथ आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई की। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। मुकम्मल तफसीलात इंतजामिया की जानिब से जो कुछ कहा गया आपके सामने रखेंगे। इंजीनियर रशीद और यासीन मलिक के मामलात पर जो समाअत हुई है या होने जा रही है, आइंदा दिनों में क्या होगा, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और साथ साथ आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अदालत का एक अहम तरीन फैसला आया है। एक अहम तरीन मकाम पर तामीरात पर पाबंदी लगी है। मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पार हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप सलाम जी के देख रहे हैं जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। 9:14 हो गए हैं और प्रोग्राम में मजीद ज़रा बात करेंगे। और बात अब जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई की। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने पर मुसलसल वार्निंग जारी की जाती रही हैं। ज़िला पुलिस हो, सूबाई इंतज़ामिया हो, बार बार लोगों को मुतनब्बे ख़ास तौर से नौजवानों को किया जाता रहा है। और कुछ इस ऐसे ही इल्ज़ामात जो मुसलसल लग रहे थे, इन सब के बीच में बडगाम पुलिस की जानिब से सेंट्रल कश्मीर में ये कार्रवाई अमल में लाई गई और 6 अफराद को गिरफ्तार पुलिस की जानिब से कर लिया गया है। ऑफिशियल एक्स हैंडल पर भी पुलिस ने इस सिलसिले में एक नोट जारी किया है जिसमें 6 अफराद की गिरफ्तारी और साथ साथ ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया है कि सोशल मीडिया पर मिलिटेंसी को बढ़ा चढ़ा कर पेश इनकी जानिब से किया जा रहा था और इसलिए बार बार वार्निंग्स के बाद जब सही इक़दाम नहीं हुए तो 6 लोगों की गिरफ्तारी मजबूरन इंतजामिया को या पुलिस अथॉरिटीज़ को अमल में लानी पड़ी है। पुलिस एहलकारों का मानना है कि फर्जी अकाउंट्स बनाकर इश्तियाल अंगेज मवाद को तकसीम किया जाता था, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था और फिलहाल रात देर गए बडगाम पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है और फर्जी अकाउंट बनाकर वो मवाद दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे थे जिससे इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को में फ़रोग मिलता था। और पुलिस ने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल ना किया जाए, किसी भी तरीके से वो मवाद आगे पीछे ना किया जाए जिससे पब्लिक है जो अमन कानून है वो कहीं ना कहीं दरहम बरहम हो जाए। तो इसके साथ साथ जो पुलिस की तरफ से कल बात सामने रखी गई है वो ये भी है कि हिलाल अहमद डार जिनका ताल्लुक शोलीपोरा से है, उवैस अहमद खान जिनका ताल्लुक सोईबुक से है और सोहेल अहमद शेख जिनका ताल्लुक बटपोरा से है, उमर शफी सोफ़ी जो उमपोरा के हैं, मोहम्मद आमिर खान जो इचकूट बडगाम से है, शाहिद मीर जो सिकंदरपोरा बडगाम के हैं, इनके खिलाफ ही मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया क्योंकि तमाम वो लोग थे जो फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर प्रोपिगेट करते थे मिसलीडिंग और अनलॉफुल कंटेंट को और यही वजह कि लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया गया इन तमाम लोगों के खिलाफ ताकि मुस्तकबिल में कोई इस तरीके की कार्रवाई ना करे। तो बड़ी खबर कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने पर 6 लोगों पर हुई है कार्रवाई और 6 के 6 ज़िला बडगाम से ताल्लुक़ रखते हैं, फर्जी अकाउंट्स बनाए थे लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने साबित कर दिया कि आदमी कौन था। तमाम तर जांच पड़ताल के बाद इन लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया गया है। तो कार्रवाई की बात पुलिस की हो रही है तो जरा एक और कार्रवाई की भी बात आपके सामने रखते हैं और बात करते हैं ममनुआ तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक की जो इन दिनों जेल के अंदर है, लेकिन जेल के अंदर रहने के बावजूद भी लगातार सुर्खियों के अंदर है और कल एक बार फिर अदालत के सामने वो पेश हुए थे और अदालत के सामने पेश होने का मकसद था कि रुबिया सईद अगवाकारी मामला, इंडियन एयरफोर्स के जवानों के कत्ल के मामले में समाअत को आगे बढ़ाया जाए। तो फिलहाल इतलात और ख़बर ये है कि मोहम्मद यासीन मलिक का मामला सुप्रीम कोर्ट में जहां जारी है वहीं पर मलिक कल बाज़ाब्ता तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से इस केस में हाजिर रहे और कल चूंकि मामला इसलिए टला क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यहां पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद डिवीजन बेंच ने यह फैसला लिया कि इस केस की अगली समाअत जो है वो 4 अप्रैल को की जाए। मलिक मोहम्मद यासीन खुद अपनी केस की पैरवी कर रहे थे और कल जब वो अदालत के सामने आए तो उन्होंने अदालत के सामने इस बात को भी रखा चूंकि माह रमज़ान मुबारक का महीना है इसलिए इस केस को डेफर किया जाए रमज़ान के बाद। फिलहाल अदालत ने नई तारीखों का ऐलान कर दिया, 4 अप्रैल को दोबारा से अदालत इस पूरे मामले को सुनेगी। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरअसल मामला क्या चल रहा है कि CBI जो है वो ये मांग कर रही है कि जनाब जम्मू कश्मीर की अदालत से इस केस को ट्रांसफ़र करके बाहर लाया जाए, दिल्ली लाया जाए ताकि इस केस में मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि जनाब आपने कैदी को वहां लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटियां हैं और बाज़ाब्ता तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से यह मामला आगे चले। तो फिलहाल कल अब यह फैसला लिया गया कि 4 अप्रैल को अब दोबारा केस की समाअत होगी और सेशन कोर्ट के अंदर तमाम तर इंतजामात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किए गए हैं, वर्चुअल एग्जामिनेशन भी होगा। CBI की तरफ से ये साबित किया जा रहा था कि ट्रांसफ़र इस केस को किया जाए क्योंकि मामला बहुत पुराना है। रुबिया सईद अगवाकारी का मामला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी, 1989 में अगवाकारी हुई थी और उसके साथ साथ मामला था श्रीनगर के अंदर एक गोली चलने का 1990 में जिसमें कुछ
इंडियन एयरफोर्स के जवान जख्मी हुए, कुछ मारे गए। तो दोनों केसों को कल्प करके बड़ा आगे चलाने की कोशिश की जा रही है। याद रखिएगा, यासीन मलिक पहले ही उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, तिहाड़ जेल के अंदर हैं और इंतहाई हसास सेल में इन्हें रखा गया है। और अब ये समाअत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। अगली तारीख दे दी गई है 4 अप्रैल। अगवाकारी और कत्ल गारत के मामले में जो 2 अलग अलग FIRs हैं, उन्हीं में इस केस को समाअत को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए, ये तो वो मामला थे जो मुसलसल डिस्कस होते रहेंगे। अदालतों की बात हो रही थी, आगे चलकर मजीद जैसे जैसे इस केस में पेशरफ्त होगी तो आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रखी जाएंगी। अब ज़रा उस अहम मामले पर आते हैं जो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है और एक तवील मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर में अवामी मुंतखबा हुकूमत बनी 6.5-7 बरसों के बाद। और उसके बाद 16 अक्टूबर बल्कि 8 अक्टूबर के बाद 16 अक्टूबर को जाकर वज़ीर आला ने हल्फ लिया, काबीना वज़रा उनके साथ बने। उसके बाद MLAs ने आहिस्ता आहिस्ता जिम्मेदारी संभाली, हल्फ उठाया और अब सबकी नज़रें ये थी कि हुकूमत ने इंतखाबी मंशूर में या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे वो कब और कैसे पूरे होंगे। कुछ चीज़ें बेहतर करने की कोशिश हुई, कुछ इकदामात पर सवालात भी उठे, एक एक करके उनके तरफ चलेंगे। यानी बात सालाना बजट 2025 और 26 की हम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मौजूदा यूनियन टेरिटरी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पहला बजट पेश किया जा चुका है और इस पहले बजट में हुकूमत ने मरकजी मुआवनत जो तकरीबन 41,000 करोड़ रुपए की थी, उस इमदाद के साथ कुल मिलाकर 1,12,310 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। और न सिर्फ ऐवान के अंदर बल्कि ऐवान के बाहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भी जब सवालात वज़ीर आला से और उनके मुआवनीन से पूछे गए तो कहा गया कि बजट में ख़ास तौर से पसमानदा तबकात पर ज़्यादा तवज्जो रही है, जिनमें कुछ ऐलानात भी हुए तो उसमें भी AAYs या अंत्योदय अन्न योजना या पसमानदा तबकात का ज़्यादा जिक्र था, ज़्यादा तवज्जो उस पर थी। इसके अलावा ख़वातीन, साथ साथ वो लोग जो जिस्मानी तौर ख़ास हैं, माजूर अफराद हैं या ऐसी सेक्शन जो समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर काफ़ी पिछड़ी हुई मानी जाती हैं, गरीबी की सतह से काफ़ी नीचे रहती हैं, उन पर कम से कम पहले बजट में समझ आई कि हुकूमत ने ज़्यादा फोकस किया है और बाद में जाकर इस पर सवालात भी उठे, उस तरफ बाद में चलेंगे। लेकिन कुछ बड़ी चीज़ें जो हुकूमत की जानिब से अनाउंस की गई उसमें चंद एक बड़ी बातें कुछ इस तरीके से हैं। एक तो ये जो मरकजी मुआवनत वाली स्कीमें हैं, तकरीबन 13,522 करोड़ रुपए जो सरकार का तखमीना है इस साल यानी 2025 से 31 मार्च 2026 तक जो सरकार की जानिब से अखराजात होंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज या प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको आप कहते हैं यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर या मरकजी मुआवनत वाली स्कीम, तो 13,522 करोड़ रुपए उसके तहत जो जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी मुख्तस थे वो खर्च किए जाएंगे। सरकार ने बड़ी बात या बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो 3 मेजर हैं। एक आप सब जानते हैं, मुफ्त 200 यूनिट बिजली, लेकिन वो किन को दी जाएगी वो एक ख़ास सेक्शन है, उसका भी आदादुशुमार आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर राशन के हवाले से जो वादा किया गया था वो पूरा किया गया था, लेकिन उसमें भी एक ख़ास तबके को शमूलियत मिली है या शामिल किया गया, एक वो। और इसके अलावा तीसरी बड़ी बात जिस पर पॉजिटिव रिस्पांस हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से आया, दैट इज़ अबाउट कि गरीब बच्चों के लिए शादी के लिए जो इमदाद थी 50,000 से 75,000 तक वो की गई और साथ साथ जो माजूर अफराद हैं, मुअम्मर अफराद हैं, बेवा ख़वातीन हैं या ऐसे अशख़ास हैं जिनको माहाना 1250 से 1500 और 2000 रुपये मुख्तलिफ कैटेगरीज में मिले। इसके साथ साथ स्टैम्प ड्यूटी को भी ज़ीरो करने की बात रखी गई है, क्योंकि वो स्टैम्प ड्यूटी जो गिफ्ट होती थी, प्रॉपर्टियां ब्लड रिलेशन में भाई को देता था, बहन भाई को देता था, माँ बाप के बीच में होती थी, तो इसमें जो CM की तरफ से कल अनाउंस कर दिया गया कि कोई भी स्टैम्प ड्यूटी अब प्रॉपर्टी जो गिफ्ट होगी टू ब्लड रिलेशन उसको नहीं दी जाएगी और इस ज़िमन में बाज़ाब्ता तौर पर स्टैम्प ड्यूटी ट्रांजेक्शन वेरीज होंगी 3 से 7% के दरमियान। अब 2-3 बड़े मुद्दे थे, एक डेलीवेजर्स और कैजुअल एम्प्लॉयज़ जो लाखों की तादाद में उनका मामला था। इस पर उमर अब्दुल्ला ने अगरचे बजट के अंदर कोई बात नहीं की, लेकिन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का खुलासा किया कि डाटाबेस बनाया जा रहा है, जबकि महबूबा मुफ्ती का यह दावा था डाटाबेस बनाया गया है। यहाँ उमर साहब कह रहे हैं कि हम डाटाबेस बनाएंगे, उसके बाद कोई फैसला लेंगे, नहीं अगले साल तक बजट तक आप इंतजार करेंगे। तमाम डिलीवेजर्स, कैजुअल लेबर्स और जितने भी लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं उनके लिए ये खबर तो आ ही गई है। उसके बाद अब ये बिजली वाला जो मामला है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 200 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान किया गया और कल टेबल तब तक आया गया।
साथ में कहा गया कि AAY जुमरे में जो लोग आते हैं उनको ये मिलेगा। फिर उसके साथ एक और शिक जोड़ी गई थी कि आपने जी PM सूर्य घर योजना बिजली के साथ इंटीग्रेट होना है, तब जाकर ये फायदे मिलेंगे। अब जब आप डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के आदाद-ओ-शुमार को देखेंगे तो क्या ये आदाद-ओ-शुमार 5 लाख के करीब लोग हैं या नहीं, एक बड़ा सवाल है। इतनी बड़ी आबादी में 2 लाख लोगों को अगर 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगा तो सवाल फिर सही कहीं ना कहीं वो लोग पूछ रहे थे जो मुसलसल ये बात बता रहे थे कि मैनिफेस्टो में जो लिखा गया यहां पर कुछ और है। और कुछ लोगों का यह भी मानना है, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर्स का, ये तो प्रेम पत्र है। पार्ट 1 LG साहब का था और पार्ट 2 उमर साहब ने लिखा है। ये सजाद गनी लोन साहब ने अपने ट्विटर हैंडल X पर लिखा है, राब्ता साइट X पर लिखा है। हकीम मोहम्मद यासीन ने भी अपनी रिएक्शन दे दिया। लेकिन हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी एक सीनियर लीडर है, एक सीनियर रुकन है ऐवान के, जिन्होंने 1996 से लेकर आज तक उतार चढ़ाव बहुत सारे देखे, बजट्स बहुत सारे देखे, और बजट्स का पोस्टमार्टम करने में इन्हें माना जाता कि ये मास्टर है जी एनालिसिस करने में। हम भी जरा समझने की कोशिश करेंगे जो लोग कह रहे हैं क्या वही है या तारिगामी साहब इस बजट में कुछ और भी पढ़ पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिगामी साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। चूंकि असेंबली भी है, इसका मुझे बड़ा एहतराम है कि आप उसके बावजूद भी टाइम इस वक्त दे रहे हैं हमें। कुल मिलाकर उमर साहब की स्पीच, उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐवान के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चलो ऐवान का हिस्सा नहीं है, लेकिन ऐवान के अंदर जो बातें कही गई, उमर साहब ने अंग्रेजी में फराटेदार जो तकरीर की है, इसे आप कैसे डिकोड कर पाएंगे? देखिए, जहां तक अभी ये बजट पेश किया उमर साहब ने, तकरीर की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ सवालात के जवाब भी दिए, और अगर आप एनालाइज कर लेंगे, ये 7 साल के बाद बजट पेश हुआ है और 7 साल में बड़ी तब्दीलियां आई हैं। इंतजामी मामलात में भी, सियासी और माशरती मामलात में भी काफी तब्दीली आई है। कवानीन बदल दिए गए हैं और एक मेरी नजर में 7 साल संकट के रहे हैं, बहरान के रहे हैं। इस पर बहस हो सकती है, लेकिन मेरी राय यही है। और बजट का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो रिसोर्सेज का सवाल आता है, और मेरी नजर में अभी जो बजट के तखमीना जात मुल्क की सतह पर हमारे सामने आए और जो हमें रुकूमात मिली वो काफी कम है हमारी तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए। वो एक पहलू है, और दूसरा जो हमारा रेवेन्यू भी है, रेवेन्यू का वो मामला भी उस्तवार नहीं है, स्टेबल नहीं है। पिछले कई सालों से जो यहाँ मामलात रहे उसको देखते हुए, तो कुल मिलाकर ये 1 लाख प्लस करोड़ रुपए के मालियत का बजट है जो उमर साहब ने ऐवान में पेश किया। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात, डेवलपमेंटल और फिर रिलीफ देने के मामलात हैं। उमंगे बहुत ज्यादा हैं, मुतालिबात बहुत ज्यादा हैं और जायज हैं। हमारी ये रियासत कहिए, यूटी कहिए, जो भी आप कहेंगे, ये खता पिछले 7 साल का शरह आप देख लीजिए कि जहां तक एम्प्लॉयमेंट रेट का ताल्लुक है इसमें इख्तिलाफ राय है, लेकिन मेरा मानना है सबसे ज्यादा है शरह हमारी इस खत्ते की मुल्क की सतह को देखते हुए। वजूहात हैं, ऐसा क्यों, लेकिन इसके अलावा ये वादा भी किया गया था इन्वेस्टमेंट का ताकि कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और अभी अगर आप देख लेंगे इन्वेस्टमेंट के मामलात में भी हमारे पास जो आदाद शुमार है वो काफी नातसल्ली बख्श हैं। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट हुई है तो शायद कुछ जगहों पर, कुठवा में जैसे, और वो भी महदूद पैमाने पर कुछ यूनिट्स खोले गए हैं, लेकिन बाकी जहां तक ताल्लुक है हमारी इकोनॉमी का, पिछले 7 साल में उसमें बेहतरी की बजाय अबतरी ही पैदा हुई है। अभी भी ये हमारा कहना है कि
ये जो हमारा ग्रास इनकम का ताल्लुक है, मैं ये कहूंगा कि उसको जाना जाता है, माना जाता है ग्राउंड पर आपके आम शहरी की परचेजिंग ताकत, यानी उसकी तरफ से जो डिमांड है वो किस कदर बड़ी है, क्या है। परचेजिंग पावर घट रही है हमारी आम शहरियों की, और लाजमी तौर पर ये इकोनॉमिक सिचुएशन की सेहत की अलामत नहीं है। तो क्या 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 इस चीज की अक्कासी कहीं आपको डॉक्यूमेंट में दिखी, जहां पर पहले पन्ने पर फिजिकल और डेफिसिट की बातें कही गई? क्या ये चीजें आपको दिखी जब जीडीपी की बात कही गई और कहा गया कि हम जी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं? जो आप अक्कासी कर रहे हैं और जो सरकार की तरफ से डॉक्यूमेंट आए, ये तो दो अलग अलग बातें हैं फिर तारिक आमिर साहब। नहीं, अलग अलग बातें नहीं है, मैं तो पस मंजर की बात आपको कह रहा हूं ना। बजट का एक पस मंजर है, किन हालात में पेश हुआ, कब पेश हुआ, ये हवा में नहीं है। एक पॉलिटिकल हमेशा याद रखा जाना चाहिए मेरे ख्याल में, मेरी नजर में, ये जो बजट है ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन होता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी का, किसी खत्ते का। ये हवा में नहीं होता है। बहरहाल इस पर कभी बहस कर लेंगे आपके साथ, अच्छा लगता है आपस में गुफ्तगू करना। लेकिन इस वक्त मैं यही कहूंगा, कई मामलात पर इन्होंने वेलफेयर मेजर्स का ऐलान किया जो खुशाइंदा है, जैसे कि भी राशन का सवाल बढ़ाने का, या वो जो लोग हैं अंत्योदया वाले, जो सबसे ज्यादा गरीब तबका है हमारे रियासत में, हमारे खिते में, और इसके अलावा 200 यूनिट बिजली का भी। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, या इसी तरीके से इन्होंने जो कुछ बढ़ोतरी की है रिलीफ देने के बारे में, जो रिलीफ का सवाल ये नहीं है कि मुफ्त का कुछ सवाल, बल्कि वेजेस बढ़ाने का, या जो कुछ रियायत दी जाती है हमारे विडोज को, हमारे ये जो बच्चियों को, या इसके अलावा जो हमारे डिसेबल्ड पीपल हैं, स्पेशली एबल्ड पीपल हैं, बहुत कम है वो। मेरा मानना ये है कि जहां तक प्राइस लाइन का ताल्लुक है काफी ऊंची है, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो रिलीफ मिला उसका खुशामदीद, लेकिन क्या ये काफी है उनके लिए? लेकिन तारिक आमिर साहब, ये हो गया कि एक सेक्शन जो जिनकी तादाद 1 लाख 1.5 लाख के आसपास है, AOI, जो कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के फिगर्स हमारे सामने हैं, आगे तो रेस्ट को क्या करेंगे आप? जिनकी तवक्कुआत सरकार से थे, आपसे थी। अभी हमारे पास कैजुअल लेबर है, डेली वेजर्स है, उनका एक चीज, एक तो रेगुलराइजेशन की उनकी मांग। चलिए उसमें अखराजात के बारे में सरकार के ऐलानात या उनका अपना पक्ष होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कम से कम उनको मिनिमम वेजेस जो मिलने चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खाता है, या जो अभी ये जो हमारा लद्दाख का एरिया है वहां जो लेवल है मिनिमम वेजेस की, हमें उस सतह पर लाने के लिए सरकार को ऐलान करना चाहिए था। नहीं हुआ ऐसा, ये मुद्दा हम उठाएंगे बहस के दौरान। ये चीजें हैं, और इसी तरीके से जो हमारे डिसेबल्ड पीपल हैं, जिन्हें स्पेशली एबल्ड कहेंगे, ये 12.5 से क्या क्या हो जाता है उनका, ये मेरी नजर में नाकाफी है, हद दर्जा नाकाफी है। इस पर नजरिसानी की जरूरत है। और इसके अलावा सबसे बड़ा हिस्सा जो है हमारे इकोनॉमी का, वो ज़राअत है। ज़राअत के बारे में क्या कहा गया? काफी किसान है पूरे मुल्क में जो एजिटेशन कर रहे हैं कि हमें सपोर्ट प्राइस चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, उसकी लीगल गारंटी चाहिए जी। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मुल्क के बड़े मार्केट में लाना चाहते हैं और कॉर्पोरेट के हवाले करना चाहते हैं हमारे ज़राअत को। इस बारे में भी कुछ कहना चाहिए बजट में हमारी सरकार को, जो नहीं कहा गया। ये चीजें हैं जिनके बारे में हम कोशिश कर लेंगे तवज्जो मबजूल कराने की बहस में, और उम्मीद है कि इस पर गौर होगा, ये मानते हुए भी कि हमारे पास जो वसाइल है उनकी काफी कमी है।
अच्छा जी, आप कह रहे हैं मसाइल की कमी है, लेकिन मैं इसी बजट में देख रहा था गालिबन, जहां तक मेरी याद है, 42-43 पॉइंट पे वज़ीर आला साहब ने जब खुतबा पढ़ा अपना, तो कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं जी फाइनेंस मिनिस्टर साहब का, वज़ीर आला वज़ीर आज़म साहब का, दाखिला वज़ीर साहब का, कि फराख दिलाना इमदाद दी गई है। मैं ये चीज कहूंगा, शुक्रगुजार तो होना ही है जो भी सरकार हो, लेकिन मैं एक शहरी होने के नाते कहूंगा, जब हम खाका देखते हैं ना उसके मुताबिक हम जायजा लेते हैं, एक तालिब इल्म होने के नाते मुझे लगता है कि इंसाफ हुआ नहीं हमारे साथ। जहां तक अच्छा, अगर इंसाफ नहीं हुआ तो वो रिफ्लेक्शन तो बजट में होनी चाहिए थी ना। वी आर एक्सपेक्टिंग मैं मोर, वही लेस कह मिला रहा जी, हूं कि इसलिए मैं बजट कुछ में, नहीं कर पाया। दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज, जो मावनत चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो पिछले 7 साल में यहाँ रिसोर्स क्रंच रहा है, उसका मदावा कौन कर लेगा? उसका इलाज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारी मदद कर ले। वो जो मदद की उन्होंने, जिसके शुक्रगुजार हैं हमारे उमर साहब अपनी जगह, लेकिन एक रुकन होने के नाते असम्बली के और इक़्तिसादियात के एक कारकुन होने के नाते, तालिब इल्म होने के नाते मैं यही कहूंगा, बहुत कम है। नजर चुरा के चले और आखिर कब तक। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ तारिगामी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये खाका होता है जी, जब आप सीनियर आदमी से बात करते हैं तो बड़ी चीज़ें बड़ी नरमी के साथ और बड़े लहजे में, नरम लहजे में बात, उन्होंने अपनी बात बता दी। और यही एक बड़ा पोस्टमार्टम है इस पूरे डिबेट का, इस पूरे बजट का, जो हम आपके सामने रख रहे थे। बहरहाल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा कि जनाब आया कुछ नहीं, गया कुछ नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी नहीं है, और कुछ चीज़ों पर आने वाले दिन में अब आप जब देखेंगे, जब स्पीच पर, बजट पर बहस होगी तो हंगामा ऐवान के अंदर दिखेगा ज़रूर। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। आपको बताएंगे कि उमर अब्दुल्ला ने कल एक और ख्वाब दिखाया है। ये ख्वाब है तालीम को लेकर। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि जब हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो क्या वाकई तौर पर हॉर्टिकल्चर सेक्टर को वो प्रायोरिटी मिली है जिस प्रायोरिटी का हकदार जम्मू कश्मीर है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप सलाम जी की देख रहे हैं। आखिरी पड़ाव में हम दाखिल हुए हैं। बात बजट 2025-26 के हवाले से बात हो रही थी, तो तालीम के मैदान में भी पैसा खर्च सरकार करेगी, इसका वादा किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों को अपग्रेड करना, नए कुछ हॉस्टल्स बनाना, मुख्तलिफ तबकात के लिए बनाना, अलग अलग जगहों पर लैंड अलॉटमेंट के हवाले से जो मसाइल थे उस पर बात कही गई। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी अहम तरीन ऐलान हुआ और जम्मू कश्मीर के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट और बड़े इदारों पर तवज्जो हुकूमत की है, जो बनाने के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की है। सालाना बजट में हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किए गए हैं उसके मुताबिक 2 यूनिवर्सिटीज़, जिसमें एक लॉ यूनिवर्सिटी और दूसरी जिस पर तवज्जो है स्किल डेवलपमेंट के हवाले से जम्मू कश्मीर सरकार, जिनके मुताबिक ज़्यादा इस वक्त तवज्जो देने की ज़रूरत है, उस पर काम किया गया है। एक तो जम्मू कश्मीर के अंदर लॉ यूनिवर्सिटी या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम करने का सरकार का जो प्लान है वो इसी बजट के तहत है। दूसरा जो कारोबारी है, एंटरप्रेन्योरशिप है जम्मू कश्मीर के अंदर, असेंबली के अंदर जिस बात की तरफ तस्दीक की गई कि हुकूमत इस बात पर पुरज़्म है कि उन नए कारोबारियों को भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सहूलियात दस्तयाब हों, मौका मिले और जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स हैं वो तरीक़ाकार अपनाते हुए आगे वो बढ़ सकें, उनको मुस्तक़बिल में बाख्तियार बनाया जाए, इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। ये दोनों चीज़ें इस वक्त जिन पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत थी वो की गई, जिसके मकसद से एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो प्रपोज़ की गई इस बजट में, और दूसरा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर स्किल डेवलपमेंट के एतबार से जम्मू कश्मीर को सिखाने, पढ़ाने, बताने की ज़रूरत है और एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल को फ़रोग देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हुकूमत के मुताबिक है। इसलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर में अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को आगे ले जाना है या ग्रोथ करनी है, इस बात को यकीनी बनाना है, या फिर इसके अलावा कारोबार के हिसाब से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सलाहियत साजी के प्रोग्राम्स या उनको मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, तो कम से कम प्लेटफॉर्म भी तो उसके लिए हो। तो उन 2 यूनिवर्सिटीज़ में 2 बड़े इदारे या 2 बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने की तरफ जो इशारा किया गया, जिसके लिए सरकार ने फोकस ज़्यादा किया है। इसके अलावा ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी के एतबार से हो, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा हो, उसमें काम हो, सयाहत पर तवज्जो, रिन्यूएबल एनर्जी पर तवज्जो, ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो मकामी जो सकाफ़त है उस पर तवज्जो, मज़ीद इनोवेशंस हों, सलाहियत साजी के प्रोग्राम हों, स्टार्टअप्स हों, इसके लिए भी सरकार मदद करे और इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स के हवाले से भी हुकूमत के मुताबिक ये सारी चीज़ें उनकी तरजीहात में शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़े जो बड़े तालीम के मैदान में आप देखेंगे तो स्किल डेवलपमेंट के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया पहले काफ़ी बात करती रही और अब मौजूदा जो मुंतखबा हुकूमत है वो भी कह रही है कि उसकी भी तरजीहात में शामिल है। और दूसरा, इंसाफ की फराहमी यकीनी हो। जम्मू कश्मीर में भी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की तर्ज पर एक बड़ा इदारा कायम हो, इसके लिए 50 करोड़ रुपए इस बजट में मुख्तस किए गए हैं। आगाज़ में जम्मू कश्मीर की खबरें जब हमने आपको बताई थी तो बिलावर की खबर बताई, जहां पर 3 नौजवान लापता हैं, जिनमें एक 14 साल का बल्कि बच्चा है और 2 शहरी, एक 40 साल का और एक 38 साल का, जहां सर्च ऑपरेशन मुसलसल चल रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले हमने खबर आप तक पहुंचाई थी और इस हवाले से रुकने असेंबली बिलावर ने भी कुछ जानकारी हमारे साथ शेयर की है। गुलिस्तान नुमाइंदा शिल्पा शर्मा के साथ उनने जम्मू में असेंबली का आगाज़ चूँकि होने जा रहा है, थोड़ी देर बाद 6ठा दिन आज शुरू होगा। सेशन से पहले कुछ सवालों के उन्होंने जवाब दिए। बिलावर से उनका ताल्लुक है, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये मामला पेश आए हैं, उनका जवाब ज़रा सुन लेते हैं। विधायक बिलावर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 5 मार्च को 3 कठुआ के बिलावर इलाके से 3 पर्सन जो है वो मिसिंग है। आपने असेंबली में भी ये मुद्दा जो है वो उठाया है, क्या कहेंगे? देखिए, विषय तो उठाया था कल सदन के अंदर भी, और जो भी संभव होगा सरकार भी लगी है, प्रशासन भी लगा है। मेरा एक बार फिर इनसे यही निवेदन है कि भैया जो भी आपसे संभव हो पाता है, जो भी आपका एक टेक्निकल जो भी आप कर रहे हैं, वैसे इन्होंने आज भी मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन आ गई है, काफ़ी ऑफिसर मेरे सदन में जब मुद्दा मैंने उठाया उसके बाद काफ़ी सारे अधिकारी वहाँ पे गए भी हैं, उच्च अधिकारी गए हैं पुलिस के। तो मैं फिर कहना चाहूँगा, जो भी आपसे वेल इक्विप्ड जो सिस्टम आपका रहता है वो आप यूज़ करिए। हमारे 3 नौजवान हैं, दोष कोई नहीं था, एक बारात के अंदर वो गए थे और वहाँ से अब किन हालात में वो होंगे, कैसे वो होंगे, ये एक बड़ा मतलब विचारणीय विषय है। मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, चाहे वहाँ पे
हमारी सेना है, वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एसओजी के लोग हैं, वो लगे हुए हैं। आज फिर वो ड्रोन्स वगैरह जो है, ये भी मैं मान के चल सकता हूँ कि हालात वहाँ के, क्योंकि जो वहाँ का फॉरेस्ट है बड़ा डेंस फॉरेस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इनसे कहना चाहूँगा कि ये हमारा हिंदू बहुल क्षेत्र है। अगर यहाँ पे ऐसे हालात बनने जा रहे हैं तो साहब हमारे लिए बड़ा विचारणीय विषय रहेगा, क्योंकि ये क्षेत्र बिलावर का बड़ा पीसफुल एरिया है। स्थानीय अधिकारी से आपने बातचीत की? हुई है, सबसे बात हुई है, लगे हैं वो जो वहाँ पे एसडीओ पीओस हैं, यहाँ पे वहाँ पे एसएचओस वगैरह हैं, उन सबसे बात हुई है। और उम्मीद कर सकते हैं, मैं तो भगवान के ऊपर अब यही कह रहा हूँ कि ईश्वर, वो जो 3 लोग गए हैं उनको अपने घरों में भेजो। पिछले समय में आतंकी घटनाएं भी वहां पर देखने जी। को मिली है, कुछ लिंक या फिर शक है आपको इस प्रकार का? पूरा शक लग रहा है साहब, क्यों नहीं होगा शक। अभी 20 दिन पहले 2 लोगों की कोहो के पास मेरे बिलावर विधानसभा में हत्या होती है। अगर वो किसी ने हत्या नहीं की, कुछ नहीं हुआ, तो आतंकवाद का भी वहां पे कुछ ऐसा मिला जुला कुछ इंडिकेशन लग रहा है। तो यहाँ पे तो सामने सामने दिख रहा है। तो सरकार जो इंक्वायरी प्रशासन को करनी चाहिए, जिला अधिकारियों को करनी चाहिए, जो एसएसपी को जवाबदेह होना चाहिए कि अभी आपने जो 20 दिन पूर्व जो 2 लोगों की हत्या वहां पे हुई, उसके ऊपर आपने अभी तक क्या छानबीन की, ये भी एक इंक्वायरी का विषय। आज भी सदन में आप मुद्दा उठा? देखते हैं, अभी देखते हैं क्या हालात बनते हैं। 3 जो नौजवान हैं, कितनी उम्र होगी? एक मेरे ख्याल में कोई 34 साल के हैं, एक कोई 40 साल के हैं और एक 14 साल के हैं, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है। लेकिन मैं अभी वहां पे जा रहा हूँ। आप रुकने असेंबली बिलावर बात कर रहे थे और थोड़ी देर पहले जो आप तक खबर पहुंचाई थी उसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। सुनील शर्मा को भी जरा सुन लेते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। ऐवान में जाने से पहले, चूंकि आज काफ़ी बहस होनी है बजट के हवाले से, आज दूसरा दिन है बजट पेश होने के बाद, और 10 तारीख को वज़ीर आला का फिर से जवाब आएगा, सवालात उठेंगे। कल भी नाराज़गी थी, जो पहला रद्दमल आया था लीडर ऑफ अपोजिशन की जानिब से, उसके बाद पीडीपी ने भी नाराज़गी का इजहार किया था बजट पर और एक बड़े तबके को नज़रअंदाज करने के इल्ज़ामात लगाए थे। अब से कुछ देर पहले गुलिस्तान से उनने बात की है। साथ मौजूद है सर, सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा ये कहा गया कि ये बजट जो है वो आम जनता का है, ओपोजिशन का नहीं है। आप इसे किस तरह? आम जनता का बजट ये इसलिए है क्योंकि आम जनता के लिए नरेंद्र मोदी जी ने सारी योजनाएं रखी है। मुझे नहीं लगता कि उमर अब्दुल्ला साहब ने अपना कुछ इस स्टेट का, जब से इनकी सरकार बनी तो इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा दिया है। इसमें कुछ ऐसा नहीं लगता है कि ये आम जनता के लिए। हाँ, मुझे तब आम जनता के लिए लगता जब इन्होंने जो वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हम 200 यूनिट बिजली फ्री लाएंगे, हम सिलेंडर लाएंगे, हम राशन लाएंगे। एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए AAY अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो रजिस्टर हैं, केवल उन्हीं के लिए लाके, और उसमें भी अभी उनने क्लैरिफाई नहीं किया क्या वो ऑन ग्रिड बिजली दे रहे हैं। ये कहीं वो ना हो कि जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो सौर ऊर्जा अभी जनरेशन जो चल रही है, जो हर घर में हम दे रहे हैं, कहीं उसके साथ तो नहीं कनेक्ट करेंगे। अभी इस पे भी प्रश्न उठेगा। सीएम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उन्होंने बैलेंस जो है वो रखा है, हर एक वर्ग के लिए जो है वो कुछ ना कुछ दिया है। जैसे क्या दिया? अनएम्प्लॉयड के लिए क्या दिया, डेली वेजर्स के लिए क्या दिया, ओबीसीज के लिए क्या दिया, एसटीज के लिए क्या दिया, मुझे बताइए ना। आम महिला के लिए क्या दिया, किसी भी वर्ग को। आपने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भी स्कीम्स है वो दोहराई है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने अन्य चीजें भी जो है वो आम जनता को। जैसे एक चीज मुझे बताइए जो दिया है उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने लिया। मैं अभी जल्दी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। आप जिस दिन मैं भी स्पीच करूंगा बजट पे, उस दिन आप मैं इनवाइट करूंगा, आप भी आइए। एक एक पॉइंट पे मैं बताऊंगा इन्होंने कहाँ पे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा किया। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर साथ मौजूद है सर, सीएम उमर। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बात कर रहे थे। 9:47 हो गए हैं। आप लोगों की बात भी सुननी है, कॉल करना आप शुरू करें। मुख्तलिफ इलाकों से आप हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन इससे पहले जब तक आपकी कॉल्स आती हैं, स्कूलों के हवाले से भी बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के आदादोशुमार कल ऐवान के अंदर भी मोटे तौर पर बताए गए बजट में, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन क्या है मुख्तलिफ इलाकों में, आदादोशुमार या रिपोर्ट्स के जरिए आपके सामने हमने तस्दीक की है। आज फिर से ये पता चल रहा है, और ये हुकूमत के नंबर्स हैं, जिसमें स्कूल छोड़ने वाले तलबा की तादाद में गुज़श्ता 2.5 से 3 वर्षों में मुसलसल इजाफा देखा गया है। तमाम तरह की कोशिशों और इकदाम के बावजूद हर लेवल पर, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी लेवल है, हायर सेकेंडरी लेवल है, हर सतह पर ड्रॉप आउट रेशो में इजाफा हुआ है। और इस वक्त भी जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर तकरीबन 24,241 स्कूल काम कर रहे हैं, वो उन स्कूलों में से बचकर आप टोटल मिलाकर छोड़िएगा जो 4,500 स्कूल जो ऑलरेडी हमने बताया था UDIAC के डेटा के मुताबिक जो बंद किए गए या मर्ज करने पड़े, तो सारे मर्जर के बाद या उन स्कूलों के
ऑफिशियली बंद होने के बाद ये स्कूल हमारे पास इस वक्त बचे हैं, जिसमें अथॉरिटीज इस वक्त कंफर्म कर रही है कि पूरे खित्ते के अंदर ये इदारे काम कर रहे हैं। लेकिन 2023 और 24 का डेटा उठाकर देखेंगे तो आदादोशुमार से पता चलता है कि 2022-23 में 3.89% ड्रॉप आउट रेशियो था प्राइमरी लेवल पर, जो 2023-24 में 8.87 तक पहुंच गया। इसके अलावा अपर प्राइमरी लेवल पर यानी तकरीबन 8वीं जमात तक जो स्कूल जम्मू कश्मीर के अंदर है, 2.5% से ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ गए थे 2022-23 में। ये तादाद मौजूदा एकेडमिक सेशन तक 4.23% तक पहुंच गई, यानी तकरीबन 0.25% का इजाफा हुआ है, कमी के बजाय मुसलसल बढ़ा है। सेकेंडरी लेवल पर भी गुज़श्ता 4 वर्षों में जो सूरत हाल रही है वो भी एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन जम्मू कश्मीर के लिए है। और सेकेंडरी लेवल पर 2020-21 में सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 3.68% बच्चों का रेशियो था जो स्कूल छोड़े थे या ड्रॉप आउट रेट था, तो वो 5.96 तक 2021-22 में पहुंचा और 2022-23 में 6.20% तक ये तादाद पहुंच गई। दैट मीन्स ये आगे बढ़ता चला गया। रिपोर्ट ये बताती है कि 2023-24 में जम्मू कश्मीर में सेकेंडरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेशियो पिछले साल तक अप टू 2024 9.07%, और इस रिपोर्ट के मुताबिक 24,241 स्कूल जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, जिसमें 18,724 सरकारी हैं, 5,517 मैनेजमेंट स्कूल्स हैं। टोटल एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर जो इन स्कूलों में है 25,94,000 प्लस तलबा प्री प्राइमरी से क्लास 12वीं तक 2023-24 तक का आदादोशुमार के मुताबिक स्कूलों में ज़ेर तालीम है। एनरोलमेंट रेशो 93.15% से 104.2% तक बढ़ी है प्राइमरी लेवल पर जब से काम शुरू हुआ। अथॉरिटीज़ का ये दावा है 66.55 से 68.93% तक अपर प्राइमरी लेवल पर और 58.66 से 60.85% तक सेकेंडरी लेवल पर 2019 से 2023-24 के दरमियान आदादोशुमार जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ड्रॉप आउट रेशियो के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो डॉक्यूमेंट ये बताता है कि ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ी है 5.86 से 8.87 तक प्राइमरी लेवल पर और 5.14 से 4.23 तक अपर प्राइमरी लेवल तक और 18.48 से 9.7 तक जो डिक्रीज हुई सेकेंडरी लेवल पर 2019 से 2023-24 के दरमियान। तो मुख्तलिफ सतहों पर ड्रॉप आउट रेशियो हुई है। कुछ एक जगहों पर कारकर्दगी महकमा तालीम के बेहतर है और इस बार ये एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कल से जब तालीमी इदारों में दोबारा काम शुरू हुआ तो मजीद बच्चे सरकारी स्कूलों को ना छोड़ें। रिपोर्ट्स इस अफसोसनाक चीज़ की तरफ इशारा ना करें। एक खबर ले लो सर, सुजीला वाली ले लो, सुजीला और ढूंढ रहा हूँ मैं सर। श्रीनगर की करते हैं। आपको याद होगा कि कल रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से ऐवान के अंदर कहा गया कि सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल का जिक्र किया, कहा कि मामलात को हल किया जाएगा। जम्मू के प्रेस क्लब और श्रीनगर के अंदर प्रेस क्लब के क़याम के लिए कोशिशें की जाएंगी। लेकिन सूरत हाल ये है कि जम्मू में भी प्रेस क्लब है, कश्मीर में भी प्रेस क्लब है, लेकिन इस बीच खबर प्रेस क्लब श्रीनगर से सामने आ रही है जहाँ पर प्रेस क्लब श्रीनगर का आज हंगामी इजलास तलब किया गया है और इतलात और खबरों के मुताबिक आज के इजलास में कई अहम और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। क्लब के सदर सलीम पंडित की सरबराही में 2 बजे के आसपास श्रीनगर के अंदर श्रीनगर प्रेस क्लब का अहम तरीन इजलास होगा और तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आज इस मीटिंग के अंदर शामिल रहेंगे। उम्मीद लगाई जा रही है कि आज के इस इजलास जो श्रीनगर के अंदर प्रेस क्लब का इजलास होगा, इस इजलास के अंदर कई अहम और बुनियादी मामलात पर भी तबादला ख्याल होगा और सहाफ़ियों को कुछ अहम सौगातें भी आज प्रेस क्लब की तरफ से दी जाएंगी। कहा जा रहा है कि जो प्रेस क्लब श्रीनगर का है यहाँ पर सूरत हाल यहाँ पर आज मीटिंग के अंदर सहाफ़ियों को इंश्योरेंस कवर से लेकर दीगर मामलात के मुताबिक भी जो है वो आगाह किया जाएगा और किस तरीके से इस क्लब को मज़ीद फ़ाल, मुतहरिक और बेहतर बनाया जाए, इस ज़मन में भी हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा। श्रीनगर के प्रेस क्लब का इजलास आज सहाफ़ी सलीम पंडित की सरबराही में 2 बजे के आसपास श्रीनगर के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है और माना जा रहा कि ये इजलास कल की मीटिंग के बाद, वज़ीर आला के बयान के बाद इंतहाई अहम इजलास श्रीनगर के अंदर होगा। चलिए जनाब, बात जरा अब अदालतों की भी आपके सामने रखते हैं क्योंकि अदालतों का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है और ये मामला तब ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है जब सेहत सफाई
और फिर माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के हवाले से इक़दाम करने के लिए हुक्मनामा जारी हो। PIL का जिक्र हम करेंगे। PIL के हवाले से कल अहम तरीन मामला सामने आया, जहां पर हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख ने मुश्तरका तौर पर चीफ जस्टिस ताशीर आबिस्तान साहब, जस्टिस अहमद चौधरी साहब ने यह हुक्मनामा जारी कर दिया कि मुकम्मल तौर पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगाई जाए, प्लास्टिक और पॉलीथीन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए। अब ये पाबंदी मुकम्मल तौर पर कहाँ पर होगी? ये ज़ोजिला पास का मकाम है जो लास्ट जिग बनता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में। यहाँ पर ही चीफ जस्टिस साहब के डिवीजन बेंच, जिसमें खुद चीफ जस्टिस साहब और एम ए चौधरी साहब, जस्टिस एम ए चौधरी साहब थे, उन्होंने हुक्मनामा जारी कर दिया है कि कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी इस इलाके के अंदर नहीं होगी। प्लास्टिक का मुकम्मल तौर पर पाबंदी यहाँ पर लगाने की बात कही है। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सेव लद्दाख एनवायरनमेंट की तरफ से, इकोलॉजी की तरफ से दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि ज़मीनों पर इंक्रोचमेंट और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाए। जिसके बाद कोर्ट ने मज़कूरा अफसरों को यह साफ कर दिया कि ज़ोजिला आसपास पर सफाई बड़े पैमाने पर और आसपास जहाँ सफाई होनी है वहीं पर पॉलीथीन के इस्तेमाल से लेकर दीगर मामलात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होनी चाहिए। नीज़ SSP गांदरबल और करगिल के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इक़दाम उठाने के लिए कह दिया है और एक्शन टेकन रिपोर्ट 15 अप्रैल तक कोर्ट के अंदर जमा करनी होगी। मोहम्मद सलीम वानी हमारे ब्यूरो हेड श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, बाउंड्री डिस्प्यूट ऑलरेडी था ही, लेकिन इस बीच लद्दाख हाई कोर्ट की, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। पाबंदियां कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर, पाबंदियां पॉलीथीन के इस्तेमाल पर। कितना बड़ा और अहम फैसला है ये? जी बिल्कुल, जो सयाहती मुकाम सोनमर्ग है या ज़ोजिला पास है, इसके लिए कल जो PI वहाँ पे चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट और एम ए चौधरी साहब ने जो फैसला दिया है कि ज़ोजिला पास से लेकर 0 पॉइंट लास्ट बाउंड्री है करगिल पास का, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज जो आप पॉलीथीन या जो भी जिससे भी माहौलियात को खतरा होगा उस पर बैन लगाई गई है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर SSP करगिल और SSP गांदरबल को हिदायत दी गई है कि 15 अप्रैल को जो नेक्स्ट हियरिंग होगी उसमें वो हतमी रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट करेंगे और वहाँ पे रिपोर्ट में दिखाएंगे कि क्या है वहाँ पे। लेकिन अभी के यहाँ पे ये बताया गया है कि इसको इम्प्लीमेंट ऑन ग्राउंड किया जाएगा और जो भी इसमें कसूरवार होंगे उनके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। लेकिन माजी में भी अगर देखा जाए, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो फैसले लिए थे, चाहे आप सोनमर्ग की बात हो या नाले सिंध की बात हो, उसमें भी कभी कमी पेशियां जो रही है या उसके बाद जो यहाँ पे माजी की तरह जो हालात हुए थे या जो आज कल आर्डर निकला है, इसकी जरूरत भी थी क्योंकि सोनमर्ग जो सयाहती मुकाम है वहाँ पे इस चीज की जरूरत है क्योंकि काफी वहाँ पे खराबी भी हुई है। हमने अभी जो वीडियो भी कैरी किया है कि कल 2 दिन पहले जो गाड़ी भी गई थी ज़ोजिला पास के पास, पूरी टाटा मोबाइल जिसमें पॉलीथीन से कूड़ा करकट बाकी गंदगी जो अभी वहाँ पे डाल दिया जाता है, या अभी जो वहाँ पे जो टनल्स के काम करते हैं उनको भी ये हदायत दी गई कि आपके लिए भी ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा सो दैट कि जो ज़ोजिला पास के करीब जो टनल बनती है या जो गगनगीर के पास टनल होती है उनके लिए भी ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा। किसी को भी इस ऑर्डर को खिलाफ वर्जी जो भी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर दोनों SSP जो करगिल और गांदरबल को है ये हिदायत दी गई है कि ऑन ग्राउंड आप इसको इम्प्लीमेंट करो और एक्शन वहां पे करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट की थी कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को किस तरीके से यकीनी बनाना है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर ज़ोजिला पास पर पाबंदी आयद कर दी गई है, पॉलीथीन पर पाबंदी आयद कर दी गई है और हुकूमत को ये इंतबा कर दिया गया कि एक्शन टेकन रिपोर्ट, क्या वाकई तौर पर सफाई हुई, क्या कमर्शियल एक्टिविटीज़ बनी नहीं बनी, 5 अप्रैल तक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी जमा करनी होगी अदालत के सामने। फिलहाल प्रोग्राम को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं जी। हमें देंगे आप इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत रहेंगे सलाम JK में। आप तब तक हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का न थमने वाला सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हम नासिर।